हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और जर्नलिस्ट अड्डा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमारे साथ स्पेशल मेंबर मौजूद हैं, शालू सुमन अवस्थी जी, जो कि फिलहाल रिपब्लिक टीवी में इनपुट डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। शालू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास सीरीज में। और आज हम आपसे जानेंगे आपके सफर के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें मेरे व्यूअर्स को और बताएं कि आपने अभी तक कहाँ काम किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है और फिलहाल आप कहाँ पर हैं। Okay, thank you so much, Garima, for having me here. And you are really doing a very great job. And I'm also very much liking your show, Gossip with Garima. तो अभी मैं रिपब्लिक टीवी में हूँ और यहाँ इनको डिपार्टमेंट में हूँ। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा जर्नलिस्टिक फील्ड अगर जो है उसके बारे में बताऊँ तो शुरुआत में बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हुई थी। मैं नवभारत टाइम्स में थी, वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया। और जो मुझे शुरुआत में जो रोल मिला था वो मार्केटिंग का था, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन किया था और मुझे भी जर्नलिज्म में जाना था, मतलब फील्ड में जाना था, और मुझे अचानक से मार्केटिंग का रोल मिला। लेकिन मैंने उसको जाने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एनबीटी यानी टाइम्स ग्रुप जैसे ब्रांड के साथ जुड़ रही हूँ, तो बहुत अच्छा बिल्कुल। एक्सपीरियंस भी रहेगा। और मार्केटिंग में भी रहेंगे तो वहाँ पे मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो फील्ड में जाते हैं। खबरों में मैं बनी रहूंगी, मतलब खबरों में बनी रहूंगी इन द सेंस कि मुझे खबरें पता चलती रहेंगी, क्या क्या खबरें हो रही हैं। तो प्रिंट मीडिया में शुरुआत हुई थी मेरी, फिर धीरे धीरे वही भारत टाइम्स में मैं बाकी चीज़ें भी रिपोर्टिंग करने लगी। और लखनऊ टाइम्स मसाला मिक्स आता था, फिर वहाँ पे भी मैं रिपोर्टिंग करने लगी, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ पे। यानी यस। आपने ये नहीं सोचा स्टार्टिंग में ही, जैसा कि आपने पहले जवाब में ही बहुत कुछ कह दिया शालू, कि आपने ये नहीं सोचा कि मतलब मौका हाथ से निकल नहीं पाए, आप जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जब जर्नलिस्ट हम बनने का सोचते हैं ना, जब हमारी वो उम्र होती है कि हमें मास कम्युनिकेशन करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमूमन 90% या 99 कह सकते हैं, लोग एंकर और रिपोर्टर बनना चाहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दिखना चाहते हैं। क्या आप भी उन्हीं 99% में से एक हैं, या फिर आपने सोचा था मुझे सिर्फ पत्रकार बनना है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो हमारे सर थे मुकुल श्रीवास्तव सर, जो एचओडी है इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने हमेशा हमें जो चीज़ें सिखाई थी कि ये नहीं कि हम्म। आप कहीं भी जॉब करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एंकर बनना है, क्योंकि एंकर बहुत है। और एंकर से ज़्यादा अच्छा तो मुझे लगता है फील्ड जॉब है, क्योंकि आप हर चीज़ को जाके महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ज़्यादातर जो आज के नए लोग हैं, जो मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेजेस आते हैं कि हमें एंकर बनना है, हमें स्क्रीन पे आना है या हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो सीधे ही आप एंकर अगर आप सोचने लगेंगे तो जो ज़मीनी चीज़ें हैं वो आपको नहीं आ पाएंगी। मेरे हिसाब से एंकर जो होता है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो बंदा होता है वो एंकर उन्हें होना चाहिए, जो हर रिपोर्टिंग और फील्ड वर्क बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें करके पहुंचे हो। तो जो शुरुआत में ही अगर बिल्कुल। आप एंकर जैसी बड़ी सोच रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। फिर आप डिप्रेशन में आएंगे कि यार हम ये क्या फील्ड में काम कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए मुझे जो शुरुआत में काम मिलता गया मैं वो करती गई, और ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे एंकर बनना है या मैं एंकर में ही जाना चाहती हूँ। यानी आप उस 1% में से हैं जो पत्रकार बनना चाहते थे और इस फील्ड में आना चाहते थे। चलो, बहुत कम, मैंने बोला ना कि 1% में से, क्योंकि आप भी जानती हैं इंडस्ट्री में है कि अमूमन लोग यही सोचते हैं कि मुझे सिर्फ टीवी पर दिखना है। भले उन्होंने रेडी कुछ भी ना किया हो, रिपोर्टिंग के बारे में कुछ ना पता हो, और लिखने के बारे में तो मतलब कुछ भी ना पता हो, फिर भी एंकर बनना होता है लोगों को। खैर, आपका जो सफर रहा है, जितना मुझे पता है, पहले सबसे पहले प्रिंट, और प्रिंट में भी मार्केटिंग, मतलब प्रिंट में भी प्रॉपर जर्नलिज्म की जॉब नहीं मिली आपको, लेकिन बहुत मतलब एक आप बहुत अपने अंदर से स्ट्रांग रही होंगी। जब आपको मार्केटिंग की जॉब मिली होगी, अमूमन कोई भी हो तो वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएगा कि यार मुझे मतलब फील्ड का काम नहीं मिला, मार्केटिंग में हम कैसे करेंगे, जर्नलिज्म तो वहां पर ज्यादा नहीं दिखता। तो क्या ये सब सवाल मन में नहीं आए, और घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि मार्केटिंग में क्या, मतलब जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद मार्केटिंग? मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं उस समय इंटर्नशिप कर रही थी गांव कनेक्शन में, जिसके जस्ट पीछे ही नवभारत टाइम्स का ऑफिस है। और मुझे 7 दिन हुए थे इंटर्नशिप किए हुए, और 8वें दिन जो नवभारत टाइम्स के रेजिडेंट एडिटर हैं सुधीर मिश्रा सर, उनका कॉल आया। मैं गई, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत पूछा क्या किया है क्या नहीं किया अभी तक, वो सीधे बोलती है कि तुम्हारी जॉब है मार्केटिंग की। हम्म। बस, तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है सर कल से आ जाते हैं। तो ये वाला रिस्पॉन्स था, मतलब मैंने सोचा ही नहीं, और मैंने ये भी नहीं सोचा मुझे घर वाले क्या कहेंगे कि तुमने किया मास कम्युनिकेशन और तुम मार्केटिंग कर रही हो, तो सोचने का टाइम नहीं मिला। तो ये एक चीज़ थी। एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी कि लोग ये कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है
या अभी हमें कोई अप्रोच नहीं करा या हम कहीं अप्रोच करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आपके पास लिंक्डइन है और कई जगह जहाँ बिल्कुल। से आपको पता चलता रहता है कि जॉब्स कहाँ कहाँ पे हैं। मैं जब आज से 7 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो इतने ऑप्शंस नहीं थे, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, सोशल मीडिया। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है, कुछ भी है, तो आप नहीं तो पूरे दिन का जो आपकी दिनचर्या है उसी को आप सोशल मीडिया पे लिखिए। देखिए फेसबुक में लोग लिखते हैं फीलिंग लोनली विद अतुल एंड सो विद 47 अदर्स। तो ये फीलिंग लोनली वाली जो चीज थी या फीलिंग हैप्पी या फीलिंग बोर्ड वाली जो चीज थी, ये मैं थोड़ा अवॉइड करती थी और उसके बदले में पूरे दिन का जो भी, अगर मुकुल सर ने कोई भी क्लास ही ली तो मैं पूरा उसके बारे में लिखती थी। तो इससे क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं इंडस्ट्री के, उन पे उनकी नजर जाती है आपके प्रोफाइल पे, तो वो खुद अप्रोच करते हैं। तो आज के बिल्कुल। ज़माने में सबसे अच्छा स्टूडेंट्स के लिए जो तरीका है वो है सोशल मीडिया, कि वहाँ अपनी वो राय रखें। अगर लिखने में अच्छे हैं तो फेसबुक में कोई कहानी लिखें, अगर आपको कुछ कम शब्दों में ही अपनी बात कहने की आदत है तो ट्विटर है जहाँ पे कम शब्दों में आप अपनी बात कहिए, उसमें कई डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे और इस तरह से जॉब मिलना काफ़ी आसान हो चुका है, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल, यानी सही चीज़ों का जो है वो सही तरह से आपने यूज़ किया है और यही वजह है कि अच्छा आपने अभी एक बात कही कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी नज़र पड़ती है। नो डाउट आजकल तो बहुत ईज़ी हो गया है लोगों से कनेक्ट करना सोशल मीडिया के माध्यम से। और क्या आपकी लाइफ़ में भी ऐसा हुआ कभी कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको मतलब कहीं से कुछ हेल्प सी मिली हो? नहीं, हेल्प तो मुझे बहुत मिली, नो डाउट। अगर मैं बताऊं जैसे सुधीर सर ही हैं, तो उन्होंने वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, तो उसी के ज़रिए मैं उनसे मिली। तो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन थ्रेड्स भी बहुत आए। अगर मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले की बात है कि रवीश कुमार जी जो हैं, बहुत जाने माने जर्नलिस्ट, उनका मैंने सपोर्ट करा था ट्विटर में। तो उसके बाद मुझे थ्रेड्स आने लगे, इतने थ्रेड्स की मतलब लोग रेप थ्रेड्स जैसी ओह! मुझे धमकियां मिलने लगी। तो आपको पता ही लड़कियों के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो ट्रोलर्स होते बिल्कुल। हैं। तो मैंने जवाब उनको कुछ नहीं दिया और तमाम तरह के थ्रेट्स आने लगे। तो सोशल मीडिया में ये भी एक खामी है, लेकिन ये है कि इग्नोर हमें करना चाहिए। तो ये है, फायदे भी हैं नुकसान भी है। तो हेल्प भी बहुत मिली और थ्रेड्स भी इस तरीके के मिले। बिल्कुल, जैसा आप बता रही हैं कि आपको बहुत सारे थ्रेट्स मिले, मैं ये बात नहीं जानती थी शालू। लेकिन क्या इसके बाद आपके मन में कभी कोई डर आया? क्योंकि जर्नलिज़्म को लेकर बहुत से लोग कहते हैं कि ये सेफ नहीं है, खास तौर पर लड़कियों को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं और फिर जब आपके साथ ऐसा हो भी रहा हो, क्योंकि कहना और सुनना एक अलग चीज़ होती है, जब हमारे साथ होता है तो वो सिनेरियो बहुत अलग हो जाता है। जब आपको इस तरह की धमकियाँ मिल रही थी, तब आपको कैसा लगा कि आपको इस इंडस्ट्री में रहना चाहिए? क्या मतलब क्या वो माइंड स्टेट क्या था आपका? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल माइंड बना के आई थी कि मुझे इसी फील्ड में रहना है। और मेरा तो अभी हुँ। शुरुआती करियर है, 6-7 साल हुए हैं और उस समय तो मुझे सिर्फ 3 ही 4 साल हुए थे। तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आता कि एक इंसिडेंट हुआ तो तुरंत अपने विचार बदल जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, ये है कि इग्नोर करना चाहिए हमें। और बस यही था कि ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया कि हाँ इससे घर तुम्हें वालों को रहना है। बताया था? क्या घर वालों को बताया था इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, ये धमकियों के बारे में? नहीं, मुझे सब बताया मैंने। मुझे बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला उस वक़्त मैं इंडियन लेटर में थी, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है दिनेश पाठक सर का, तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने तुरंत मेरा वीडियो बनवाया कि क्या हुआ, क्या कैसे, उनका बहुत अच्छा उन्होंने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ मैंने अपनी बात रखी, लोगों को मैसेज दिया कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं। और लोग अगर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत तरीके से ले रहे हैं तो वो लोगों की जो दिमाग है उसकी कमी है। तो ये था। हाँ, घर वालों से बिल्कुल, मिलना यानी तो हुँ, तो घरवालों का सपोर्ट भी लगातार देखिए शालू रहा होगा तभी आप यहाँ तक पहुँची। आज आप लखनऊ की रहने वाली हो और लखनऊ के बाद सीधा मुंबई, तो बहुत लंबा मतलब आपने डिस्टेंस किया। मुझे लगता है फैमिली काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी सपोर्ट रहा क्योंकि पहले प्रिंट, फिर प्रिंट के बाद तुरंत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लखनऊ के बाद सीधा मुंबई। तो ये सफ़र कैसे चलता रहा? देखिए मैं 25 साल तक लखनऊ में ही रही हूँ और लखनऊ से मैं कहीं नहीं गई। और मेरी ना आदत थी, मुझे होम सिकनेस जो है वो थी, मैं अगर सही बताऊँ तो। और जब मैं एमटी में ग्रेजुएशन कर रही थी उस दौरान मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था आइंडेक्स में। तो हुँ, उसको अगर जोड़ लेते तो अभी मेरा एक्सपीरियंस होता और ज़्यादा। लेकिन मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि होम सिकनेस की वजह से मैंने अपना वो जॉब छोड़ दिया। और मेरे घर वालों ने भी मना किया कि तुम्हें नहीं जाना है, लखनऊ से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मैं भी कभी घर से बाहर रही नहीं। लेकिन जब मुझे CNBC आवाज़ से ऑफ़र मिला
तो मैं रोक नहीं पाई, मैंने घर वालों को मनाया कि मुझे जाना है, और घर वालों का भी सपोर्ट रहा क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ बड़ा ब्रांड है और मुंबई आने का मौका मिल रहा है। तो बस फिर क्या 21 अगस्त 2017 को मैं मुंबई आ गई और मैंने ज्वाइन किया, और अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं मुंबई में, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और मुझे बहुत यहाँ अच्छा लग रहा है मुंबई में। तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन अनजान शहर है, अकेले रहना हाँ, तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन अब आदत हो गई है, और फिर करियर बनाना है तो थोड़ा तो नो पेन नो गेन। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है शालू, जो ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट बनना है तो मतलब नोएडा नोएडा हम कह सकते हैं जर्नलिस्ट हब जो है होता है ना, वो है, सारे बड़े चैनल्स वहाँ पर हैं। तो जब आप लखनऊ में थी, आपने कभी सोचा था कि मतलब आप जाके मुझे नोएडा में काम करना होगा? क्योंकि अमूमन जर्नलिस्ट जो बड़े चैनल में जाते हैं, नेशनल मीडिया में जाते हैं, तो यहीं पहुँचते हैं। लेकिन आप सीधा मुंबई चली गई, थोड़ा-सा मतलब वो नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल, मैं नोएडा आना चाह रही थी, लेकिन वहाँ रश बहुत है, नोएडा में बहुत भीड़ है, और मुझे जाना था कि मुझे ये था कि मुंबई में मुझे, देखिए मैं सीधे फ्रैंकली बताऊँ, मुंबई में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज़, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की, और अब सीएनबीसी आवाज़ एक बिजनेस चैनल था, तो यहीं पे उसका सेंटर है, तो इसलिए मैं आई, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिला। बिजनेस चैनल में मैंने काम किया और अब मैं रिपब्लिक टीवी में हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत मिला यहाँ पे। हाँ, लोग कम हैं, मौके यहाँ भी कम है, जैसे लोग कम है वैसे मौके भी यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चैनल नहीं है, और जैसे आपने कहा नोएडा है मीडिया हब, वहाँ बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत मौके हैं, तो ये है। हाँ, मैं डायरेक्ट मुंबई आ गई, माया नगरी में आ गई, और तो यहाँ की भी मैंने देखी चीज़ें, जिसको मैं बचपन से सपना देखा था मुंबई जाने का, तो मिल गया, तो फिर वो बस आ पूरा गई। हो गया। यानी काम भी हो रहा है और साथ में आप मतलब जो सपने थे बचपन के वो भी पूरे हो रहे हैं। खैर शालू, आप फिलहाल रिपब्लिक टीवी में काम कर रही हैं और रिपब्लिक टीवी इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है। आप किस डिपार्टमेंट में हैं, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। आप बताइए, आप क्या काम करती हैं? हाँ, मैं तो इनपुट डिपार्टमेंट में हूँ बेसिकली। जो इनपुट डिपार्टमेंट का काम होता है, खबरें लाना, फिर देना, उसको चलवाना, तो वही है मेरा काम यहाँ पे। अच्छा देखिए शालू, इनपुट डिपार्टमेंट अगर मतलब मैं पर्सनली बहुत अहमियत रखती मानती हूँ, उस डिपार्टमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस मानती हूँ, क्योंकि अगर किसी भी चैनल का इनपुट डिपार्टमेंट वीक हुआ ना, क्योंकि वो एक होता ना पहली सीढ़ी जैसे हम कहते हैं, खबरें क्योंकि आएंगी फील्ड के बाद से, वो इनपुट तक ही पहुंचती हैं। मैंने इसके पहले वीडियोस बनाए इनपुट को लेकर, तो वो पहली सीढ़ी है। अगर वो कमजोर हो गई ना, तो आउटपुट कितना भी मजबूत हो, वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको सही। क्या लगता है, आप लोग जब आपके पास खबरें आती, क्या प्रोसेस होता है पूरे इनपुट का? मैं चाहूंगी आप एक बार खुद से बताएं कि मतलब जब खबर आती है, फिर आप किस तरह से देखते हो कि खबर बढ़ाने वाली है या नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या फिल्टर अलग अलग मतलब फोल्डर्स होते हैं, क्या इस तरह का कुछ क्या प्रोसेस है आपके चैनल में, क्या आप बता सकती हैं? हाँ, देखिए कोई भी चैनल का एक ही प्रोसेस होता है। इनपुट डिपार्टमेंट में खबर आती है, रिपोर्टर देता है, उस खबर में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो और जानकारी जुटाते हैं, फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, और फिर बाकी का जो प्रोसेस है वो आउटपुट का रहता है कि उसको किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। इनपुट का काम होता है बेसिकली सारी जानकारी जुटाना, और उसमें हम और एक्सक्लूसिव क्या डाल सकते हैं जो बाकी चैनल्स के पास नहीं है। देखिए, कोई भी खबर होती है तो वो खबर है तो वो सबके पास पहुंचेगी, अगर खबर है तो वो सबके बिल्कुल। पास पहुंचेगी। एएनआई पीटीआई देगा, खबर देगा, सबके चैनल के स्ट्रिंगर्स देंगे, लेकिन आपको अलग बनाना है तो आपको एक्सक्लूसिव चाहिए, उसके अंदर काम करना है, तो ये किसी भी बिल्कुल। चैनल को अलग बनाती है। तो ये होता है जो आपको बाकी चैनल से अलग बनाता है, तभी आप नंबर 1 रहते हो। बिल्कुल, लेकिन शालू, जैसे आपके पास जब न्यूज़ आती है, आपने बताया कि आप उसे आगे बढ़ा देते हैं। कई बार क्या हमेशा ही, जैसे कोई खबर है, बड़ी खबर है, अचानक से आ गई, तो उस पर फ़ोनो वगैरह कराना भी इनपुट डिपार्टमेंट के ही लोगों की ज़िम्मेदारी होती है। फ़ोनो है, लाइव है, जो गेस्ट अरेंज होते हैं, वो सब भी आप लोग ही अरेंज करते हो। तो ये सब कैसे, मतलब बड़ी जल्दी-जल्दी होता है ना, क्योंकि कोई खबर आई, उससे रिलेटेड फ़ोनो तुरंत के तुरंत शुरू हो जाते हैं। तो क्या वो सारे गेस्ट के नंबर्स हमारे पास होते हैं? क्या उनसे मतलब कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? मैं चाहूंगी आप ये बताएं। जी, जी। बिल्कुल, देखिए हम जब स्टूडेंट्स होते हैं या हम कहीं और देख रहे होते हैं, हम चैनल में देखते हैं तो हमें लगता है सब चीज़ बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है, कि बहुत जल्दी, लेकिन उसके पीछे पूरा मैकेनिज़्म होता है। हम अगर खबर देख रहे हैं, हमने देखा अच्छा ये खबर आई, इधर उसके अपोज़िशन का बयान आ गया, इधर उसका अपोज़िशन का फ़ोनो हुँ, ले लिया। तो देखिए, एएनआई एजेंसी है, पीटीआई एजेंसी है, ये लोग इसी सब मुद्दे पे काम करते हैं। कोई खबर बिल्कुल। अगर है जो बड़ी देश में खबर हुई है तो वो लोग तुरंत एएनआई खुद ही अब सारे उस रिस्पेक्टिव नेता के पास
या ऑपोजिशन के पास पहुंच जाते हैं कि आप इस पे रिएक्शन दीजिए। तो देखिए ये तो हो गया बाइट का काम। बाकी सब चैनल अपने अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं एक्सक्लूसिव माइक आईडी जो होती है आपके चैनल का, जिसमें आईडी दिखती है उस पर बाइट लाने को, तो ये रिएक्शंस हम इसे कहते हैं। इसके अलावा रही बात फोनो की, तो फोनोज के लिए आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, नहीं तो गूगल में सारे mynathar.info करके है, उसमें आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, ज्यादातर नंबर मिल जाते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसपे हम कर सकते हैं। कोई भी चैनल का ये होता है, ये तो कॉमन। अच्छा, इनपुट वालों का ये सवाल मैं थोड़ा सा पर्सनली पूछ रही हूँ। इनपुट वालों का जो होता है ना, वो हम आम भाषा में कहें तो बड़ा अच्छा व्यवहार होता है नेताओं से, जो या फिर जो हम कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट हो, बॉलीवुड के लोग हो, इन सब से अमूमन क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, आप ही सीधा सबसे पहले कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो उन गेस्ट से, तो कभी ऐसा होता नहीं है कि कुछ पर्सनल व्यवहार बन जाता है? ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लोग ये पूछ रहे थे कि जो लोग गेस्ट लेकर आते हैं वो कौन से लोग होते हैं और क्या उनके वो लोग जानने वाले होते हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, कोई जानने वाला, तो देखिए मास कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कम्युनिकेट करना। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपके उतने जल्दी कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, और कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तो वो आपको चीजें प्रायोरिटी में खुद देंगे, है ना। तो चैनल पे आने का खुद भी लोगों का बहुत मन होता है, तो लोग खुद कई हाँ, बार बिल्कुल अप्रोच करते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल, है कि नहीं। तो फिर इसके अलावा मास कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या है बताया मैंने, जैसे आपको कम्युनिकेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छा है तो आपको खबरें मिलेंगी, आप जाके सोर्सेज से खबरें जुटा पाएंगे, और कोई भी जो बाइट्स है वो आपको पहले मिल जाएगी, रिएक्शन मिल जाएंगे, फोनोज मिल जाएंगे। तो ये तो बस कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल, शालू, अभी आप भले इनपुट में हो लेकिन इसके पहले आपने प्रोड्यूसर की भी जॉब की है और उसके बाद फिर आपका प्रमोशन हुआ, तब आप आगे पहुंचे और फिर उसके बाद सीधा रिपब्लिक। जब प्रोड्यूसर आप थी तो आप मतलब कैसे, क्योंकि पैकेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सोचिए आप पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद अब इनपुट, यानी आपको कई सारी चीजें हर डिपार्टमेंट की आती हैं, क्योंकि पहले अगर आपने प्रोड्यूसर किया है तो आउटपुट में आप रही होंगी। उस दौरान आप कैसे खबरें लिखती थी, किस तरह की खबर होती थी, तो किस तरह से स्टार्ट करती थी, मतलब मैं चाहूंगी थोड़ा वो बताएं कि प्रोड्यूसर्स की जॉब कैसी होती है और क्या कुछ करना चाहिए प्रोड्यूसर्स को। हाँ देखिए, प्रोड्यूसर्स की जॉब सबसे ज्यादा टफ होती है, क्योंकि वो एक तरीके से समझिए, देखिए इनपुट हुआ, इनपुट ने खबरें दी, फिर बीच में आया ये प्रोड्यूसर्स वाला यानी आउटपुट का काम, फिर लास्ट में प्रोडक्शन जो एडिट वगैरह करेंगे सारा काम। तो जो बीच के होते हैं प्रोड्यूसर्स, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनको सारी इंफॉर्मेशन लगानी होती है ना। क्या चीज कही, बिल्कुल। किसने कही, क्या कहा, उस पर किसका रिएक्शन है, विजुअल्स क्या है, क्योंकि टीवी का सारा काम विजुअल पे है। प्रिंट में तो आपने घर बैठे खबर पता किया, फोन किया, नेता से खबर ली या जिससे भी खबर ली, लिख दिया, उसमें आपको स्पॉट पे ना जाने की जरूरत है, ना आपको विजुअल की जरूरत है। चैनल पे क्या होता है, आपको अगर 1 मिनट भी पैकेज चलाना है तो आपके पास विजुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रीड पे स्टोरी नहीं खत्म बिल्कुल। कर सकते। तो विजुअल रिच होने चाहिए आपके, आपके पास बाइट्स होने चाहिए, आपके पास उसको बताने के लिए ग्राफिक्स होने चाहिए, सारी चीजें मिला के फिर एक पैकेज बनता है। तो बस यही है आपके पास जो मैंने बताया। नहीं, जैसे ये सारी चीजें आपको इनपुट ने प्रोवाइड करा दी, बाइट्स मिल गई, हमें सिर्फ स्क्रिप्ट बेसिकली हम कह सकते हैं ना कि सब कुछ मिल गया है, उसे सजाना किस तरह से है, बनाना किस तरह से है, वो प्रोड्यूसर का काम होता है। तो प्रोड्यूसर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत सारे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो ये पूछते हैं कि प्रोड्यूसर्स को जब लिखते हैं वो, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, और अगर कोई अच्छा प्रोड्यूसर बनना चाहता है तो क्या करे, मैं ये चाहती हूँ कि आप बताएं। देखिए, प्रोड्यूसर अगर बनना है तो मैंने वही चीज बताई आपको कि आपका जो वीडियो होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टोरी अगर देख नहीं पा रहा है, अगर सिर्फ वो सुन भी रहा है, तो उसकी जो कानों में आवाज है वो इतनी अपीलिंग हो कि वो मजबूर हो जाए कि हाँ मुझे ये स्टोरी देखनी चाहिए, ये स्टोरी अच्छी है। तो वॉइस ओवर का बहुत जरूरी प्रोड्यूसर के पास जो वॉइस ओवर जाए आपके पैकेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यानी जो आपकी ग्राफिक्स स्क्रिप्ट है, विजुअली भी आप जो आपकी स्क्रिप्ट है उसके वर्ड्स इतने हैवी होने चाहिए, इतने हैवी इन द सेंस कि समझ में आए, लेकिन इतने रिच होने चाहिए कि जब सुनने वाला सुने तो वो अट्रैक्ट हो जाए, भले ना देख रहा हो टीवी उस वक्त। स्क्रिप्ट भी अच्छी लिखी है, और वॉइस ओवर जो होता है आपकी आवाज हाँ, जो है बहुत वो भी मैटर इतनी करता है, अच्छी होनी बहुत। चाहिए। हाँ, तो वो बिल्कुल। उसका बहुत जरूरी रहता है। ग्राफिक्स, अगर आप देख रहे हो विजुअली कोई स्टोरी, तो उसके ग्राफिक्स होने चाहिए अच्छे, विजुअल अच्छी होने चाहिए, तब जाके जो पूरा एक पैकेज रहता है वो भले ही 1 मिनट का हो या पैकेज 1.5 मिनट का हो, लेकिन उसमें विजुअल, ग्राफिक, वॉइस ओवर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल शालू, आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बहुत से और भी लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि राइटिंग के टाइम पे 5 Ws 1 H बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? इसी बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ टिप्स चाहती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो काम कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि इनका इस्तेमाल 5 Ws 1 H का इस्तेमाल करके कैसे पैकेज बनाना है, कहाँ पर क्या लगाना है। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी घर पर हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए जर्नलिज्म इंडस्ट्री में आने के लिए कि मतलब कैसे वो लिखना सीखें। पैकेज नहीं, हम अभी सिर्फ लिखने की बात कर रहे हैं कि लिखना कैसे सीखें। देखिए, लिखना सिर्फ पढ़ने से आएगा। आप रोज सुबह उठिए, अखबार पढ़िए। अगर आपको हिंदी पसंद है तो आप हिंदी अखबार पढ़िए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश पढ़िए। कई लोग कहते हैं कोरोना वायरस हो रहा, हम पेपर नहीं खरीद सकते। ठीक है, आप पेपर मत खरीदिए, डिजिटल में पढ़िए। सारे अखबारों के आजकल डिजिटल एडिशन आते हैं, आप डिजिटल में पढ़ो। बिल्कुल। खबर जितना पढ़ोगे उतने आपको लिखना आएगा। आप कोई भी खबर को 4 तरीके से पढ़ो। कोई खबर को अगर आप प्रिंट में पढ़ रहे हो, एनबीटी पढ़ो, उसका फिर हिंदुस्तान पढ़िए, अमर उजाला पढ़िए, भास्कर पढ़िए, सारी खबरें पढ़िए, तो आपको ये पता चलेगा एक ही खबर को कितनी तरीके से लिखी जा सकती है, लिखा जा कितनी सकता है। तरीके से लिखा जा सकता है, वो आपको पता चलेगा। अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो आप टाइम्स पढ़िए, हिंदू पढ़िए, हिंदू बहुत अच्छा अखबार है, इंग्लिश का जाना माना अखबार है, तो आप हिंदू पढ़िए। तो जितने खबरें आप पढ़ेंगे आपको उतना अच्छा लिखना आएगा। तो ये कोई भी जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रोफेसर हमेशा कहते हैं कि पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना लिखना है। शालू, आपने जैसे पहले प्रिंट में किया और प्रिंट के बाद अभी सीधा आप पहले लाइव टुडे में गई जहां पर आपने रिपोर्टिंग किया, फिर रिपोर्टिंग के बाद आपने प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया और अब आप इनपुट में काम कर रही हैं। अब हम आगे के और कौन सी जॉब प्रोफाइल्स के लिए वेट करें, मतलब कहाँ कहाँ आपको काम करना है, पूरा जर्नलिज्म आपको सीखना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा ये मानना है कि एक आदमी को सारी चीजें आनी चाहिए, ताकि जब आप कहीं हम्म। अप्लाई करें तो आपके पास ये ना रहे कि हाँ भाई, एक लिमिटेशन ना रहे कि मैं इसी चीज में अप्लाई कर सकती हूँ। आप सब काम करने के लायक होने चाहिए। तो सब चीज इसीलिए मैंने हर चीज को हाँ करते गई, जो भी मिला। मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि जब मैंने प्रिंट से सीधी इलेक्ट्रॉनिक में कदम रखा तो लाइव टुडे हम्म। वाज माय फर्स्ट चैनल। और पहले दिन ही जब मैं पहुंची, मैंने अपना बैग रखा, फॉर्मेलिटीज पूरी की गई और पूरी की, और मुझे बोला गया कि अली फजल लखनऊ आए हैं और आपको जाना है इंटरव्यू लेने। मतलब मुझे माइक पकड़ना तक नहीं आता था। अगर मैं सच बोलूं, मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था कि अगर मैं लगा रही हूँ गेस्ट के तो माइक किस तरफ होना चाहिए, मैं किधर देखूं, मैं कैमरे की तरफ देखूं कि मैं गेस्ट की तरफ देखूं। मुझे कुछ नहीं आइडिया था, मेरे क्वेश्चंस नहीं रेडी थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी फटाक से कुछ होमवर्क किया, पढ़ा उनके बारे में कि किस लिए आ रहे हैं, क्या मूवी है, इससे पहले क्या काम किया है, कहाँ के रहने वाले हैं, तमाम तरह की चीज़ें मैंने तैयार की। वो तो मेरे जो कैमरा पर्सन है बहुत कोऑपरेटिव थे, तो मेरा वो निकला पहले दिन। तो 1 साल तक मैंने लगभग लाइव टुडे में काम किया और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उस दौरान मैंने बहुत सी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, गाँव जा के रिपोर्टिंग की। तो ये नई चीज़ें जो रहती है वो हमेशा बहुत एक्साइटिंग रहती है, बहुत लेकिन एक्साइटिंग रहता है। लेकिन शालू, कभी ये डर मन में नहीं बैठा, जैसे आप अभी भी आपने बताया कि सीएनबीसी में आपने एक लंबे वक्त तक काम किया, उसके बाद मतलब प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते रहना, वो हैबिट सी हो जाती है ना हमें कि हाँ अब हमें लिखना अच्छे से आ गया, अब हम ये बहुत इजीली कर लेते हैं। फिर अचानक से आपको रिपब्लिक में इनपुट में जॉब मिल जाती है, तो खुद को कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ कि यार मैं आउटपुट में क्यों ना जाऊं, क्यों मैं एज ए प्रोड्यूसर ही जॉब क्यों ना करूं, मैं क्यों इनपुट में जाऊं, कभी ये खुद से नहीं लगता? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि नथिंग ग्रोज इन द कंफर्ट जोन एक्सेप्ट रूट्स। तो अगर आप एग्जैक्टली। कंफर्ट जोन में आ गए हैं तो आपको तुरंत वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास नया कुछ नहीं है सीखने के लिए। आप दूसरों को जरूर सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास, आप अपनी बात करें तो आपके पास कुछ अलग सीखने को नहीं रहता है। तो जब आपके अंदर फील आ जाए कि यार ये तो मैं कर लूंगा, ये मुझे आ गया है, ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया है, तो मतलब आप कंफर्ट लेवल पे आ चुके हैं। तो समझो कि बस अब छोड़ने का टाइम आ गया और अब अब हमें यहाँ से आगे कुछ बढ़ना है। नया, बिल्कुल कुछ बस नया यहाँ से करना कुछ है। नया करना है, कंफर्ट जोन से हटना है। बिल्कुल। शालू, अब इंडस्ट्री को लेकर कुछ सवाल करते हैं। इंडस्ट्री में लड़कियों को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, पहले भी मैंने आपसे कहा था। तो आप भी मतलब शहर भी आपने अपना छोड़ दिया है, अब आप मुंबई में हैं, मुंबई में आप लंबे वक्त से काम कर रही हैं और इंडस्ट्री में भी लंबे वक्त से काम कर रही हैं, कई जगहों पर आपने काम किया। क्या जो बातें जर्नलिज्म में कही जाती है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री के लोगों से कभी ये चीज फील हुई हो कि यहाँ पर भी ऐसा है, लड़कियों को मतलब बहुत ज्यादा मजबूत और बोल्ड होना पड़ेगा तभी इस फील्ड में जगह बना पाएंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए, ये होता है कि एक मछली जो होती है तालाब को गंदा करती है। तो कुछ हो सकता है ऐसी लड़कियां कभी रही हो या हो, जो जॉब पाने के लिए, इंटर्नशिप पाने के लिए कभी कुछ ऐसा
करती हो, जिसकी वजह से ये होता है कि हाँ बाकी सब भी ऐसे ही होंगी। जैसे कि ये बिल्कुल। रहता है कि हाँ तुम तो लड़की हो, तुम्हारी जॉब इजीली लग गई क्योंकि तुम लड़की हो। तो अगर आप बताइए, अगर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है या वो खुद को रिटेन नहीं कर सकता, चलिए ठीक है आपकी किसी के कहने पे जॉब लग गई, लेकिन आपको रिटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपके अंदर कुछ तो टैलेंट होना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल, निकाल यानी देंगे आपको, एग्जैक्टली ठीक है भाई। एग्जैक्टली तो एंड ऑफ द डे टैलेंट चाहिए हमें। हाँ, तो सेफ्टी की रही बात, तो हाँ सेफ्टी की कुछ इश्यूज है, लेकिन अब बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, ऑफिस खुद कैब प्रोवाइड करती है रात की। और रही बात ऑफिस में सेफ्टी की, तो आजकल कंपनियों की सब अलग अलग पॉलिसीज आ गई हैं, और जो इतने तरह के केसेस हो गए हैं, मी टू जैसे हो गया, तो लोगों के अंदर एक डर भी है कि इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। तो अब यानी काफी समय लड़कियों बदल। को भी बिल्कुल, यानी लड़कियों को जरूरत है खुद को टैलेंटेड बनाने की ओर आप ध्यान दें। आप ये ना ध्यान दें कि सामने वाले की जॉब जल्दी लग गई तो उसने भी कुछ ना, मतलब कुछ गलती होगा व्यक्ति, ऐसा कुछ ना सोचे। आप अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको काम आता है, आज नहीं कल नहीं परसों आपकी जॉब जरूर लगेगी और अच्छे तरीके से लगेगी। आपको गलत रास्तों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, कुछ और चीजें हैं जो मीडिया को लेकर बहुत कही जाती हैं। अभी फिलहाल एक मुद्दा उठा था सुशांत के बाद से, नेपोटिज्म को लेकर। क्या इस इंडस्ट्री में भी आपको, जर्नलिज्म में भी आपको नेपोटिज्म दिखता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखता है। देखिए मैंने फिर वही कहा कि टैलेंट टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो कोई आपको टैलेंट। कितने दिन तक ढोएगा, कितने दिन तक आपको कोई ढो सकता है। ठीक है, बहुत ऐसे बॉलीवुड में भी बड़े कलाकार रहे हैं जिनके जो फादर रहे बहुत अच्छे सेलिब्रिटी रहे, बहुत उनका नाम हुआ, लेकिन उनके बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो कहाँ उनकी फिल्म आ रही है, नहीं आ रही है। उनको एक डेब्यू मिल सकता है, उनको एक काम मिल सकता है, पहला प्लेटफॉर्म मिल सकता है, लेकिन जो सीढ़ी चढ़नी रहती है वो ऊपर तक पहुंचना है, वो आपके टैलेंट पे ही आप पहुंच सकते हैं। तो नेपोटिज्म जैसा तो मुझे मीडिया में बिल्कुल नहीं लगता है। और बस टैलेंट अगर आपके अंदर है यानी तो टैलेंट आपको ही आपके लिए मदद मिल सबसे जाएगी। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जी बिल्कुल शालू, फिलहाल आप रिपब्लिक में हैं। रिपब्लिक को लेकर जनता की अलग-अलग राय है। कुछ लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। हालाँकि नंबर 1 पर चल रहा है फिलहाल। लेकिन आप भी रिपब्लिक में हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, जब आपने बताया हो कि मैं रिपब्लिक में काम करती हूँ, तो कभी आपको किसी, मतलब जनता का गुस्से का सामना करना पड़ा हो या फिर जनता का प्यार मिला? फिलहाल जो सिचुएशन है, मैं उस पर एक सवाल आपसे कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए रिपब्लिक एंड मैं रिपब्लिक में हूँ एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस नंबर 1 चैनल पे हूँ। और इसके लिए एक और जो चीज़ है, तुलसीदास जी ने कही है, जाकी रही भावना जैसी। तो जिसकी जैसी भावना है वो उस चैनल को देखता है। मैं तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ कि मुझे इतने बड़े जो जर्नलिज्म के फेस है उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इतना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं बेस्ट जगह पे हूँ और बहुत अच्छी जगह है। बाकी जब ऊपर लोग जाने लगते हैं तो नीचे गिराने वाले बहुत आ जाते हैं। तो बस यही एक है बिल्कुल। चीज। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि आप भी बहुत आगे जाएँ और इस इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाएँ। शालू, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि गॉसिप विद गरिमा के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? बहुत बढ़िया है ये गॉसिप विद गरिमा। आप चलाती रहती हैं, कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनका इंटरव्यू लेती रहती हैं उनके फील्ड के बारे में। तो बहुत अच्छा है, इससे जो नए लोग हैं उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और वो सुनते हैं तो जो हमारे लोग के एक्सपीरियंस है वो उनके जरूर काम आते होंगे। तो बहुत अच्छा है ये गॉसिप विद गरिमा। बिल्कुल शालू, मेरा भी मोटिव यही है कि देखिए, जैसे आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया होगा कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पहले छोटे चैनल में जॉब मिल रही है तो हम यहाँ पर ना करें, फिर हमें अगर बड़े में अचानक से हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है तो फिर हमें पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मामलों में मोटिवेट हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमारे सब्सक्राइबर्स ने आपसे सीखी। शालू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए, क्योंकि बहुत मोटिवेशन हमारे सब्सक्राइबर्स को आपकी इन बातों से मिला होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत आगे जाएं, इस इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाएं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी आपसे बहुत कुछ सीखें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप लोग देखते रहिए और अगले संडे हम आपसे मिलेंगे जर्नलिस्ट अड्डा में एक नए मेहमान के साथ में, और खूब सारी बातें होंगी। तब तक आप लोग घर पर रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ